According to message here, screen share. Yes, ma'am. अच्छा, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटेरियल कॉस्टिंग जो है वो लास्ट क्लास के हमारा सेकंड क्लास था, अभी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक ये हम लोगों ने 8 पॉइंट्स लिखा था इसमें। ये देखो इसमें ये हम लोगों ने लिखा क्या था, देखो ये क्यों करने के बाद ये थ्योरी लिखा था, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होता है वो पूरा प्रोसेस को मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से दिखाया था। ठीक है, और बाकी इसमें जो है और ये डायग्राम दिखाया था, और यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने बोला था उसमें जो है इस डायग्राम में जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा इलाबोरेट किया था। गुड आफ्टरनून। चलिए इसी को ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो थ्योरी लिखना है दैट इज थोड़ा थ्योरी और ये और एक मैथमेटिकल कंसेप्ट दोनों मिला के करेंगे। तो अब हेडिंग करना है मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। किसी का शायद अनम्यूट हो गया है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना। मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होगा, द एक्ट ऑफ controlling the material cost good afternoon Shobhan. Good afternoon, ma'am. The act of controlling the material cost is known as material cost control. Here actual material cost is compared with good afternoon Jyoti. Good afternoon, ma'am. Here actual material cost compared with budgeted material cost to find out deviations and corrective measures are taken to rectify the
to rectify these deviations. तो मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या है? तो जिस तरीके से हम लोग मेटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करेंगे उसी को मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल बोलेंगे। पहला लाइन ये लिखा हुआ है, ये सब थ्योरी इसलिए पर्टिकुलरली लिखवा दे रहे थोड़ा, क्योंकि ये सब पूछता है हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा, मिक्सड अप होता है, बट ये सब थ्योरी पता होना चाहिए, छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सम्स करने में प्रॉब्लम होगा, कंसेप्ट नहीं रहेगा फिर। तो मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? हम लोग जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करके मेटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे उसी को मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। देखो वही लिखा हुआ है, द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द मेटेरियल कॉस्ट इज नोन एज मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट इज कंपेयर्ड, इज होगा इज कंपेयर्ड विद बजटेड मेटेरियल कॉस्ट। मतलब जब हम लोग मेटेरियल खरीदने जाएंगे तो पहले अपना एक बजट बनाएंगे। जैसे देखो नॉर्मली हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, तो फिर अपना प्रोडक्शन का काम करेगी, तो अब इसे मटेरियल खरीदना है तो पहले तो ये अपना बजट बनाती है, क्या कि मुझे ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, पहले तो प्लान करती है कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के बेचना है, फिर ये सोचती है कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या मटेरियल चाहिए, जो लास्ट क्लास पढ़ा है था बिल ऑफ मटेरियल। अब सोचेगी कि कितना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, अब वो मटेरियल खरीदने में कितना पैसा लग सकता है उसका एक एस्टिमेट बना लेती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बजट, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेटेरियल कॉस्ट जो है, एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट और जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया था उसमें फर्क हो सकता है। जैसे मान लो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है सोफा खरीदेंगे, मान लो, ठीक है, तो अब सोचा कि ये सोफा जैसा हमें चाहिए मतलब जिस तरीके का, तो वो इतने रुपए में आ जाएगा। मान लो हम लोगों ने सोचा वो 30,000 में आ जाएगा, लेकिन मार्केट में जाके वो 35,000 में आया, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट दोनों को हम लोग यहाँ पर कंपेयर भी करेंगे। तो यही चीज बोल रहा है कि हियर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द बजटेड मटेरियल कॉस्ट टू फाइंड आउट डेविएशन। डेविएशन यानी डिफरेंस, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने कितना रुपया सोचा था और कितना रुपया हुआ। और ये पता करने के बाद हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेंगे आर टू बी टेकन टू रेक्टिफाई दिस डेविएशन, ये डिफरेंसेस क्यों आया, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ने का अलग अलग रीजन होता है, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने हो सकता है कि जितना क्वांटिटी सोचा था उससे ज्यादा खरीदा तो हमारा कॉस्ट बढ़ सकता है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था 10 किलो मेटेरियल खरीदेंगे 10 रुपीज वाला, एट द रेट ऑफ 10 वाला, तो हमारा 100 रुपीज खर्चा होने वाला था, बट हम लोगों ने 12 kg खरीद लिया, बट मिला वो मार्केट में 10 रुपए करके, तो 120। तो मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ा, क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ गया। अब ऐसा भी हो सकता है हम लोगों ने 10 kg सोचा था, 10 kg ही खरीदा, बट सोचा था 10 रुपए करके मिलेगा, बट वो मिला 11 रुपीज करके, तो फिर 110, ठीक है। तो फिर 10 रुपए मेटेरियल कॉस्ट बढ़ गई। ये तो मैंने बहुत ही छोटा कॉस्ट दिखाया, ऐसा थोड़ी होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये 2 रुपया 5 रुपया नहीं होता है, ये सब लाख में, करोड़ में, ठीक है, थाउजेंड्स में, ये सब में हो सकता है। तो ये रीजन बताइए, या तो हमारे क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया है या फिर मार्केट में प्राइस में ही चेंजेस आ गया है, इस वजह से हमारा बजटेड यानी कि जो एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट है और जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है उसमें फर्क दिखता है। तो वो हमें फर्क पता करना है क्यों दिखा, फिर उसे हमें सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। देखो हम लोगों ने ज्यादा मटेरियल क्यों लिया वो देखना पड़ेगा, क्या हम लोगों ने पहले एस्टिमेट गलत किया था, तो मतलब जितना क्वांटिटी चाहिए अब ज्यादा ले रहे हैं, या फिर हम लोगों ने सोचा था मार्केट में ये चीज 10 रुपए का मिलता है बट हमारा अंदाजा गलत था, ये 11 रुपए का मिलता है। तो फिर हमें करेक्टिव एक्शन ले लेना चाहिए कि फर्दर हम लोग जब कंपेयर करें तो 10 नहीं लेके 11 से कंपेयर करें, ठीक है, नहीं तो फिर से वही मिस्टेक होगा। तो वही बोला है कि करेक्टिव मेजर्स आर टू बी टेकन, करेक्टिव मेजर्स आर टेकन टू रेक्टिफाई दिस डेविएशंस, ताकि हम लोग ये डेविएशंस को फ्यूचर में रेक्टिफाई कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें जो थ्योरी पढ़ना है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम छोटा छोटा पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है, जैसे कि क्वालिटी, फिर नेक्स्ट प्राइस, फिर रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो, रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो,
मेंटेन स्टॉक आउट क्वांटिटी, रिडक्शन इन वेस्टेज। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। तो सिग्निफिकेंट ऑफ मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मेटेरियल कॉस्ट को अगर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्वालिटी, अगर हम लोग मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बहुत सस्ता में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो क्वालिटी खराब हो सकता है, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा, महंगा खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज है, ऐसा नहीं। हमें अपने मेटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट देके खरीदेंगे तो मान लो हम लोग अच्छा लेबर लगा के प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, बहुत सारा प्रॉब्लम तो हो सकता है। कॉस्ट कंट्रोल में नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट का क्वालिटी में इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा तो फिर क्वालिटी भी हमारे प्रोडक्ट का अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर कॉस्ट ही कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छा क्वालिटी कैसे, जैसे अगर हम लोग बहुत सस्ते में देने जाएंगे तो भी क्वालिटी खराब होगा, ठीक है। नहीं समझ के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बाकी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, देन ऑल्सो क्वालिटी खराब होगा। फिर बोल रहा है प्राइस, ठीक है। तो प्राइस, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मतलब जो सेल प्राइस है, ठीक है, सेल प्राइस कैसे डिसाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो उसको बनाने का जो कॉस्ट लगा प्लस उसमें प्रॉफिट लगा के हम लोग सेल प्राइस सोचते हैं। तो हम लोग कॉस्ट जितना इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब कॉस्ट मतलब यहाँ पर हम मेनली मटेरियल कॉस्ट का ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो बाकी कॉस्ट मतलब तो एक प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ मटेरियल नहीं, काफी सारा चीज लगता है, बट यहाँ पर तो हम लोग मटेरियल कॉस्ट का ही बात करें। तो ये कॉस्ट मेरा जितना सही तरीके से हम लोग लगा पाएंगे, ठीक है, उतना हमारा सेल प्राइस जो है मार्केट में इफेक्टिव दिखेगा, ठीक है। इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था एकदम स्टार्टिंग में। देखो सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से डिफाइन होता है। सेल प्राइस तो मार्केट के ऊपर है ना, कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में जैसे बिकता है हमें वैसे ही बेचना पड़ेगा। हम लोग सस्ते में बेच सकते हैं, महंगा बेचेंगे तो कोई एक दिन लेगा, दो दिन लेगा, रोज तो कोई लेगा नहीं, ठीक है। जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज हम लोग मार्केट से ज्यादा मतलब प्राइस में बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, कोई नहीं लेगा। कम में बेचेंगे लोग लेगा, लेकिन कम के चक्कर में अगर हम लोग क्वालिटी खराब करेंगे तो भी नहीं लेगा। मतलब हमें क्या कोशिश करना है कि अगर हमें कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट बेचना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें अपने कॉस्ट को कम करने का कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन वो कम करने के लिए क्वालिटी नहीं खराब कर सकते। तो कॉस्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही टाइम पे सही सप्लायर से सही चीज परचेस करना पड़ेगा, जो हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। आज हमारा ये थर्ड क्लास हो रहा है मटेरियल का, ठीक है। तो प्राइस, प्राइस जो है मेटेरियल कॉस्ट अगर हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हमारा प्राइस भी जो है वो हम लोग मार्केट में सही रख पाएंगे, ठीक है। तो मार्केट तो एक प्राइस डिसाइड करके हमें देगा ही, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट इतने में बिकता है। लेकिन हम लोग अगर और भी सस्ते में बेच पाए तो अच्छा बात है, ठीक है। महंगा तो कोई लेगा नहीं, सस्ता कर पाएंगे, अगर सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो जरूर लेगा। तो प्राइस को सही करने के लिए हमें कॉस्ट को कंट्रोल में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारा मटेरियल का, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हम लोग सही डिसाइड कर पाएंगे। फिर रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी ऐसे सप्लायर से ले लेते हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। अगर हम लोग किसी ऐसे सप्लायर से लेते हैं, ठीक है, मान लो हम लोग किसी ऐसे सप्लायर से ले रहे हैं जो, मैंने बोला था ना सप्लायर का हमें क्या क्या देखना पड़ता है। अगर हम लोग लास्ट क्लास या इसके प्रीवियस क्लास में लिखवाया था, सप्लायर का बैकग्राउंड हमें देखना पड़ता है। बैकग्राउंड में हम लोग क्या क्या देखते हैं, आई थिंक फर्स्ट वाले क्लास में लिखवाया था। देखो ये देखो, सप्लायर का बैकग्राउंड में हमें क्या क्या देखना पड़ता है कि सप्लायर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कहाँ चला गया वो सारा पॉइंट, ये रहा, ठीक है। फाइनेंशियली साउंड कंडीशन है कि नहीं, ये सब चीज मैंने समझाया था, ठीक है। कि लोअर प्राइस में यानी लोअर कोटेशन जो है वो दे रहा है कि नहीं, और उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, सिमिलर प्रोडक्ट सप्लाई करता है भी कि नहीं मार्केट में, ठीक है। रेगुलर हमें दे पाएगा कि नहीं, ठीक है, कितने साल के लिए दे पाएगा, अगर 4-5 साल, 10 साल, 20 साल तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा अच्छे सप्लायर से हम लोग अपना मटेरियल ले तो हमारा मटेरियल कॉस्ट तो कंट्रोल में रहेगा ही रहेगा, साथ ही हमारा प्रोडक्शन का फ्लो भी ब्रेक नहीं होगा, रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग आज इस सप्लायर से ले रहे, कल इससे ले रहे, तो किसी का कुछ इश्यूज, किसी का कुछ इश्यूज होगा, तो प्रोडक्ट में अगर डे टू डे वेरिएशंस दिखने लग जाए कि सेम जगह से प्रोडक्ट कस्टमर परचेस कर रहा है बट उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर जैसे कभी सप्लाई नहीं है, ठीक है, कभी बहुत ही सस्ता वाला लगा दिया, कभी बहुत महंगा वाला
ताला लगा दिया तो थोड़ी ना हम लोग मार्केट में टिक पाएंगे। तो रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो सही तरीके से होने के लिए भी हमें मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने का जरूरत होता है। फिर बोल रहा है मेंटेन स्टॉक आउट क्वांटिटी, ठीक है। और एक चीज भी है, अगर हम लोग बहुत महंगा मटेरियल खरीद के कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा स्टॉक आउट कंडीशन हो गया, हम लोग परचेस नहीं कर पाए, या फिर ऐसे सप्लायर से ले रहे हैं जो कि हमें रेगुलरली दे ही नहीं पा रहा है, तो भी हमारा स्टॉक आउट हो सकता है। तो हमें सही सप्लायर से भी लेना पड़ेगा, सही क्वांटिटी में भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग इतना कम कम क्वांटिटी में ले रहे हैं कि हमारा स्टॉक आउट हो रहा है। तो स्टॉक आउट तो बहुत सारे रीजन से होता है, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस भी किए थे ना कि हमारा स्टॉक आउट हो सकता है। उसके लिए हम लोगों ने एक स्टोरी देखा था यहाँ पर कि एक शर्ट का ऑर्डर आया, तो उसमें ये देखो कब हमें कैसे क्या खरीदना चाहिए, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी पे। गुड आफ्टरनून। तो इसीलिए बोल रहा है कि मेंटेन स्टॉक आउट क्वांटिटी। अगर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा तो हमारा स्टॉक आउट भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब स्टॉक आउट सिचुएशंस भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रिडक्शन इन वेस्टेज लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। रिडक्शन इन वेस्टेज, देखो अगर हम लोग अपना मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो वेस्टेजेस है, जैसे मान लो हम लोगों ने ऐसा कोई मटेरियल खरीद लिया जो बहुत ही बैड क्वालिटी का है, ठीक है, अब वो पड़ा है, उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो अब क्या हुआ, सस्ते के चक्कर में खरीद लिया, अब वेस्टेज होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने मटेरियल कॉस्ट को इस तरीके से कंट्रोल में रखना है ताकि हमारा ये सब पॉइंट भी हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए, क्वालिटी मेंटेन कर पाए, मटेरियल का प्राइस सही डिसाइड कर पाए, रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो दे पाए, स्टॉक आउट क्वांटिटी ना हो, मतलब स्टॉक आउट को भी हम लोग मेंटेन कर पाए, और वेस्टेज को भी हम लोग जितना से जितना कम हो सके उतना कम कर पाए। थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होता है, नॉर्मल वेस्टेज तो हर एक चीज में होता है। रेगुलर घर पे खाना बनता है तो भी वेस्टेज होता है, मसाला डालते वक्त थोड़ा बहुत गैस में गिर ही जाता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन पूरा गिर गया, मान लो पूरा नमक का डब्बा ही गिर गया, तो वो तो एबनॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज का बात हो रहा है कि एबनॉर्मल तरीके से वेस्टेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वेस्टेज तो प्रोडक्शन का पार्ट है, वो तो होगा ही, वो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हर एक चीज का एक नॉर्मल वेस्टेज होता ही है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। टेक्निक of कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले कंट्रोल ओवर मटेरियल परचेज प्रोसीड्यूर। तो मेटेरियल परचेस प्रोसीड्यूर में हमारा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सही समय पे था ना, राइट टाइम, ठीक है। और इसके अलावा भी मेटेरियल परचेस प्रोसीड्यूर्स मैंने लिखवाया भी, ये देखो लास्ट दिन मैंने ये जो दिखाया ना, ये पूरा मेटेरियल परचेस प्रोसीड्यूर का ही डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम में दिखा दिया, बाकी इसका थियोरेटिकल पॉइंट भी हम जो है लिखवा देंगे, ठीक है। ये डायग्राम में मैंने पूरा बता दिया था, बट मैंने सिर्फ जो है बिल्स ऑफ मेटेरियल का लिखवाया था, ठीक है, लेकिन पूरा चीज समझा दिया था कैसे करके होता है। तो वही चीज बोल रहा है, ये पूरा चीज कोई बोल रहे हैं मेटेरियल परचेज प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो मेटेरियल परचेज प्रोसीड्यूर में अगर हमारा कंट्रोलिंग रहेगा तो ही हम लोग मेटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोसीड्यूर में तो इतना सारा चीज था, ठीक है। तो ये सब चीज अगर हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाए तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर हम लोग बिना प्लानिंग के बिल ऑफ मटेरियल बना लेते हैं, फिर हम लोग अगर जो है ये देखते ही नहीं है कि स्टोर में कितना है, कितना परचेस करना चाहिए, ये सब अगर मेजर ही नहीं करते हैं कि एक यूनिट फिनिश गुड्स के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो जितना बनाएंगे उसके लिए कितना चाहिए, ये सारी चीजों का अगर कैलकुलेशन नहीं करके ऐसे ही खरीद के लेके आ जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, तो उसमें हमारा कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, ठीक है। सही सप्लायर से नहीं परचेस किया, टेंडर नहीं बुलाया, इंस्पेक्शन नहीं किया, ठीक है, तो लोअर कोटेशन है कि नहीं नहीं देखा, और मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, बेसिकली वही जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखा था, राइट टाइम में, ठीक है, राइट क्वांटिटी में, राइट सप्लायर से परचेस करना पड़ेगा। बाकी ये तो इंटरनल सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो ही हम लोग मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कंट्रोल ओवर मटेरियल इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है।
मेटेरियल जब इशू होता है ना, इशू कहाँ से होगा, स्टोर से होगा। क्योंकि अगर लास्ट दिन वाला डायग्राम देखा जाए तो मैंने देखो यहाँ पर बोला था ना, मेटेरियल स्टोर वाले को बोला जाएगा कि जो मेटेरियल चाहिए देखो है कि नहीं। अगर उन्होंने बोला कि नहीं है तो परचेस डिपार्टमेंट को परचेस रिक्विजिशन भेजा जाएगा कि मेटेरियल ये चाहिए, खरीद के भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोर से अब देखो स्टोर में जो मेटेरियल आ जाता है, क्योंकि जो सप्लायर है वो मेटेरियल को स्टोर में ही भेज देता है। अब स्टोर से वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है जो है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टोर से मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। अब जब स्टोर से मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, इसको यहाँ पर इशू बोला जाता है। इशू मतलब जब सेंड करते हैं मटेरियल तो उसे बोलते हैं इशू करना। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब एक पेपर वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इशू कितना हो रहा है, ठीक है। मतलब स्टोर में मेरा यहाँ कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ऐसे कुछ मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ ऐसे कुछ मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ ऐसे कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है मुझे ये मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल चाहिए, तो स्टोर डिपार्टमेंट उसे दे देता है। अगर स्टोर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है स्टोर में, ठीक है, उसको तो देना ही पड़ेगा, स्टोर से वो देना है। तो उसको देने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं मटेरियल इशू करना। लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं कि उठा के दे दिया, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना, स्टोर में एक्चुअली क्या किया जाता है, बिन कार्ड भी होता है और एक स्टोर लेजर, दो मेथड से जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन, वो देखो डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि है हमें बिन कार्ड और ये सब जो है पढ़ना पड़ेगा। फिर भी हम बता रहे स्टोर कीपर उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो मतलब नॉर्मली जो है मतलब वो अकाउंटेंट के जैसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड का बात करें, तो उनको ना बिन कार्ड दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है, उसको बोला जाता है बिन कार्ड, ठीक है। तो उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं कि मैंने 2 बोरा सामान दे दिया या 5 बोरा दे दिया, जो भी है, ठीक है, या फिर 5 किलो दे दिया, जितना भी इशू करते हैं वो लिख के रखते हैं कि मैंने इतना इतना क्वांटिटी में दे दिया, ठीक है। और जो अकाउंटेंट है वो बनाते हैं स्टोर लेजर, ठीक है, वो स्टोर लेजर बनाते हैं। स्टोर लेजर मतलब स्टोर में जो भी सामान है उसका लेजर, ठीक है। तो वो लेजर फॉर्मेट में तो नहीं होता है, दूसरे एक फॉर्मेट में होता है, हम दिखाएंगे जब करेंगे। तो वो लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से डेट में कितना क्वांटिटी में मटेरियल, कौन सा रेट वाला मटेरियल था, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ये सारा मटेरियल सेम रेट का है, अलग अलग रेट का है। तो वो पूरा डिटेल्स मेंटेन करते, कौन से डेट पे कौन सा मटेरियल कितने रुपए रेट वाला खरीदा गया था, उसमें से कौन से डेट पे कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी में इशू हुआ, वो सारा डिटेल्स रखते हैं। स्टोर कीपर भी ऐसा ही एक डिटेल्स रखते हैं, बट वो कैलकुलेट ये नहीं कर पाते हैं कि अमाउंट कितना है। जैसे कि हम बताते हैं स्टोर लेजर में क्या होता है, जैसे 10 kg एट द रेट ऑफ 12 रुपीज वाला मेटेरियल था, तो 120, इसमें से 8 kg इशू हो गया, ठीक है। तो अब 2 kg पड़ा हुआ है एट द रेट ऑफ 12 वाला, यानी ये 24। बट ये स्टोर कीपर ना ये इतना कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो क्या कैलकुलेट करते, सिर्फ ये क्वांटिटी, ठीक है, कि इतना था इतना दे दिया, बस ये सब कैलकुलेट वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टोर लेजर बनता है। तो ये चीज है डॉक्यूमेंटेशन, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो स्टोर कीपर एक तरीके से करते हैं जहां पर वो ज्यादा डिटेल्स नहीं रख पाते हैं, सिर्फ क्वांटिटी का डिटेल्स रखते हैं। और स्टोर लेजर जो बनाते हैं मतलब अकाउंटेंट, वो जो है पूरा डिटेल्स रखते हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन रखने से क्या फायदा है, डॉक्यूमेंटेशन रखने से ये फायदा है, मान लेते हैं हमारे स्टोर में यहाँ पर मान लो 10 किलो जो है 10 किलो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ से 8 किलो रॉ मटेरियल इशू कर दिया गया था, तो बचना कितना चाहिए था, 2 किलो रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये तो मैंने एक बहुत छोटा क्वांटिटी में बोला है। अब बहुत सारा सामान है, ठीक है, उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल, उसमें से डेली बेसिस पे इशू होते ही जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो डेली चलेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, ठीक है, अच्छा इसका मार्केट है गुड्स का, तो प्रोडक्शन में तो डेली इश्यूज होते ही जाएगा। अब मान लो हमारे यहाँ पर फिर स्टोर में 2 kg मटेरियल दिखना चाहिए, बट हम लोगों ने जब फिजिकली आके गोडाउन में चेक किया तो हमें दिख रहा है 2 किलो मटेरियल नहीं है, ठीक है। अब ये 2 किलो मटेरियल होना ही चाहिए, इसका प्रूफ कहां से होगा, उस डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि वहां पर तो प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा कि इतना था, इतना चला गया, तो इतना बचा हुआ होना चाहिए। हो सकता है ये चोरी हो गया, ठीक है, हो सकता है ये चोरी हो गया, लेकिन ये तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में दिखाया। बहुत सारे मटेरियल में अगर 2 किलो मटेरियल चोरी हो गया तो कैसे पता चलेगा, फिजिकली देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, जाके देखने से। जैसे मान लो बहुत 100 200 बोरा सामान है, ठीक है, अब वहां से अगर एक बोरा सामान चला गया या फिर 500 600 ग्राम चोरी हो
हो गया, 5 किलो 6 किलो चोरी हो गया, तो कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलता है अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग तो इतना किलो बचना चाहिए, तब कम क्यों बच रहा है? तो इसका मतलब वो चोरी हो गया, या फिर कुछ और, जैसे मैंने चोरी का एग्जांपल दिया, कुछ और भी हो सकता है, ज्यादा वेस्टेज किया है वर्कर ने जब लेके गया, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो कंट्रोलिंग रखने के लिए हमें इसीलिए पेपर वर्क यानी डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए कि कितना मटेरियल इशू हो रहा है, ताकि हमें प्रॉपरली पता चले कि सच में प्रोडक्शन के काम में मटेरियल जा रहा है या कुछ और इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि लेबर वेस्टेज कर रहा है या कोई चोरी कर ले रहा है, क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है? वो हमें तभी पता चलेगा अगर हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो वही हो गया टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। नहीं तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा सामान चोरी हो रहा है, तो हम लोग सोच रहे खत्म हो गया फिर से खरीदो, तो पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो हमारे लिए बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल ओवर मटेरियल अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, अब देखो ये इश्यूज का डॉक्यूमेंटेशन था, ये है मटेरियल अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर, मतलब पूरे मटेरियल अकाउंटिंग जो है, मटेरियल का जो प्रोसेस है उसका पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए, मतलब कितना मटेरियल खरीदा, ठीक है, मतलब ये इसका पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए। तो उसके लिए ही तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। जब प्लान करके बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है, फिर मटेरियल रिक्विजिशन नोट डाला जाता है, तब जाके स्टोर कीपर जो है स्टोर में मटेरियल चेक करता है। जब तक उसके पास रिक्वेस्ट नोट नहीं आएगा कि स्टोर में मटेरियल चेक करना है, तब तक वो चेक नहीं करेगा, ओरली कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर अगर परचेज डिपार्टमेंट को स्टोर डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई ये मटेरियल नहीं है, खरीदना पड़ेगा, तो खरीद लो, ऐसे बोलने से कोई नहीं खरीदेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? इनको परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, परचेज रिक्विजिशन नोट देना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट को। शायद वो चीज मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, भूल गए होंगे। तो परचेज रिक्विजिशन, जैसे मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है ना, वैसे परचेज रिक्विजिशन नोट होता है। तो स्टोर वाला बोलेगा कि परचेज रिक्विजिशन नोट में लिख के देगा कि इतना इतना परचेज करना है। तो ये सब क्या हो गया? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड चल रहा है। फिर टेंडर बुलाया जाएगा, फिर ये सब प्रोफोर्मा इनवॉइस, इनवॉइसेस, ठीक है, फिर पेमेंट। तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर अगर हम लोग फॉलो करेंगे, तभी हमारा मटेरियल कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल ओवर मटेरियल इन्वेंट्री यूजिंग कंट्रोल रेशियो, ठीक है। इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। बोल रहा है कि कंट्रोल ओवर मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है, मतलब मटेरियल के स्टॉक को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा यूजिंग कंट्रोल रेशियो। अब कंट्रोल रेशियो क्या है? ठीक है, तो रेशियो जैसे तुम लोग 11 12 में कभी किए हो, ठीक है, अकाउंट्स में, ठीक है, जैसे कि होता है ना करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 2:1। 2:1 इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर 2 टाइम्स एसेट है और 1 टाइम लायबिलिटी है, तो उसे हेल्दी बोलेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। बाई चांस ये हो गया, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो उसे अनहेल्दी बोलेंगे, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का हालत खराब है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा रेशियो होता है जिससे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कितना हेल्दी है वो जज कर सकते हैं। उसी तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो होता है। अपने इन्वेंट्री यानी स्टॉक को कंट्रोल में रखने के लिए कंट्रोल रेशियोज कैलकुलेट करना पड़ता है। वहां पर हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर पाते पता है? कि हमारे पास मान लेते हैं 4-5 तरीके का मटेरियल है, जैसे मटेरियल ए, मटेरियल बी, ठीक है, मटेरियल सी। अब हमें जरूरत है अपने प्रोडक्ट के लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए, तो हम लोग 3-4 तरीके का मटेरियल रखते हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई मटेरियल हो सकता है वो स्लो मूविंग है, ठीक है, स्लो मूविंग मतलब वो ज्यादा यूज नहीं होता है। कोई मटेरियल हो सकता है फास्ट मूविंग है, ठीक है। इस तरीके का मटेरियल का नेचर हो सकता है, ठीक है, कोई स्लो मूविंग कोई फास्ट मूविंग हो सकता है। तो ये कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा स्लो मूविंग है कौन सा फास्ट मूविंग? जो फास्ट मूविंग है वो हमें पहले खरीद के रखना पड़ेगा, जो स्लो मूविंग है मटेरियल वो हम लोग बाद में भी खरीदेंगे तो चलेगा। तो कब कौन से मटेरियल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, किसमें कम करें, वो भी हमें आइडेंटिफाई करने को मिलता है इस कंट्रोल रेशियो से। इसके बारे में कैलकुलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए इतना बात काफी है कि कंट्रोल रेशियो हमें किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, क्योंकि कंट्रोल रेशियो से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मटेरियल का नेचर किस तरीके का है, उस बेसिस पे उसे परचेस कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा। तो कंट्रोल ओवर मटेरियल इन्वेंट्री यूजिंग कंट्रोल रेशियो, ठीक है। ये इन मटेरियल में ये डॉट डॉट हटा दो, ये तो लैंग्वेज ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन हो जाएगा कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री यूजिंग कंट्रोल रेशियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री
using ABC analysis, GIT एनालिसिस, ठीक है। और भी होता है, और भी हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने 2 एग्जांपल दिया, एबीसी एनालिसिस, जीआईटी। तो ये कुछ एनालिसिस प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसको आगे जाके तो डिटेल्स में पढ़ना है। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है ना, हम लोग अपने मटेरियल को उसके वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग उसे प्रायोरिटी देते हैं। मतलब जैसे कोई मटेरियल है ज्यादा महंगा, ठीक है, तो उसे ए कैटेगरी में देंगे, कोई मीडियम है तो उसे बी कैटेगरी में देंगे, कोई बाकी सबसे सस्ता है तो उसे सी कैटेगरी में देंगे। जो सबसे महंगा है वो क्वांटिटी में कम रहेगा, जो सबसे सस्ता है वो क्वांटिटी में ज्यादा रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके का एक एनालिसिस होता है। तो अगर हम लोग अपने मटेरियल का कैटेगरी को एनालिसिस कर ले कि भाई मेरा कौन सा मटेरियल सस्ते में आता है, कौन सा महंगा आता है, क्योंकि कुछ चीज तो सस्ता महंगा होगा ही ना, हम लोग जितना भी चाहे, कुछ चीज सस्ते में मिलता है, कुछ चीज महंगे में मिलता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा मटेरियल कितना खरीदे, फिर उस पे किस तरीके का उसे मतलब उसको लुक आफ्टर कैसे करें, ठीक है। तो जो ज्यादा महंगा है उसे ज्यादा केयर दे के रखना पड़ेगा, ठीक है। जो सस्ते में आता है उसका केयरिंग ऑब्वियसली कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग अपने मटेरियल को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि एबीसी एक कैटेगरी है, जीआईटी भी आएगा, तो उसी तरीके से हम लोग अपना मटेरियल के कॉस्ट को फिर कंट्रोल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैंने बोला तो मैंने सारा चीज इलाबोरेट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग तुम लोग चाहो तो जब जैसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मार्क का आया तो अपने आप जो है इसमें सेंटेंस बना के लिखा जा सकता है। तो परचेज कॉस्ट प्रोसीड्योर पे कंट्रोल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कितना मटेरियल इशू हो रहा है, पूरा अकाउंटिंग प्रोसीड्योर होना चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए, और इन्वेंट्री जो है उसको कंट्रोल रेशियो के साथ हम लोग जो है कंट्रोल करेंगे। और हमें एबीसी एनालिसिस, जीआईटी एनालिसिस, इस तरीके का एनालिसिस फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसमें क्या क्या है, सबसे पहला मिनिमाइजिंग interruption in production process. Minimizing interruption in production process. Next point, reduction in wastage. Adequate information. Completion of order in time. Optimization of material cost. ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, मटेरियल कंट्रोल सिस्टम जो है, ठीक है, मटेरियल यहाँ पर लिखा है मटेरियल कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव। तो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये हमें किस चीज के लिए इंश्योर करता है, पता है, ये हमें इस चीज के लिए इंश्योर करता है
कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो किसी तरीके से इंटरप्शन ना हो उसमें, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो सफर ना करे, ठीक है। ताकि मतलब कब सफर करेगा हमारा प्रोडक्शन, अगर हमारे पास स्टोर में मटेरियल खत्म हो गया, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है, तो प्रोडक्शन में इंटरप्शन आ सकता है। तो अगर हम लोग अपने मटेरियल को कंट्रोल में रखते हैं, मतलब मटेरियल का हर एक चीज को कंट्रोल में रखने का सोचते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि कब हमें मटेरियल को कौन से क्वांटिटी में कौन से राइट टाइम में खरीदना चाहिए। अगर हम लोग वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा मटेरियल अगर कंट्रोल में रहेगा तो फिर इंटरप्शन भी नहीं होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो फिर हमें रिक्वायरमेंट, हमेशा जो है रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हमें कौन सा है हमारे लिए राइट टाइम और कौन सा है हमारे लिए राइट क्वांटिटी, जिसमें खरीदने से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरप्शन मिनिमम से मिनिमम होगा, ठीक है। फिर बोला है, देखो, रिडक्शन इन वेस्टेज, ठीक है, तो मेटेरियल कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमें अननेसेसरी मेटेरियल लॉस होने से बचाएगा, ठीक है। तो क्यों होता है अननेसेसरी मेटेरियल लॉस, देखो नॉर्मल लॉस का हम बात नहीं कर रहे, मैंने नॉर्मल लॉस बोला है, जैसे प्रोडक्शन करने जाएंगे थोड़ा बहुत मेटेरियल गिरेगा, स्टोर से यहाँ लेके जा रहे हैं प्रोडक्शन सेंटर तक थोड़ा बहुत गिरेगा, वो बात अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा वेस्टेजेस अगर हो रहा है तो उसे कैसे रोके, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल लॉस को कैसे रोके। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे अराइज हो सकता है कि अगर हम लोगों ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट ले लिया या फिर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग किसी मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हैं, उससे उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो गया, ठीक है, या फिर वो बैकडेटेड हो गया, अब वो किसी काम का नहीं, उसे हम लोग अपने प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा वेस्टेजेस बढ़ जाता है। लेकिन इन बातों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, अपने मटेरियल को अगर कंट्रोल करते हैं, अगर हम लोग सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा प्रोडक्शन में जो सॉरी जो वेस्टेजेस में जो मतलब रिडक्शन है वो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जो लॉसेस है, वेस्टेज है, मैन्युफैक्चर करते वक्त तो होता ही है, लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस वेस्टेजेस ना हो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने मटेरियल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारा रिडक्शन जरूर होगा वेस्टेज में, ठीक है। फिर बोला है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, तो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमें ये पता लगना चाहिए, हमें जो है बिन कार्ड, स्टोर लेजर, इस तरीके की चीजों को फॉलो करना चाहिए, या फिर कंप्लीट पूरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर हमारे पास हमारे मटेरियल का एडिक्वेट रिकॉर्ड्स रहेगा तो हम लोग आइडेंटिफाई ये कर पाएंगे कि हमारा लॉसेस या फिर चोरी हो जा रहा है, जिसे पिलफिरेज बोलते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा चोरी वोरी हो रहा है सामान या फिर वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमारे पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट रहेगा तो हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को हम लोग टाइम पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतने कंपटीशन के जमाने पे अगर हम लोग टाइम पे जो है ऑर्डर कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारा गुडविल हैम्पर होगा। तो फिर टाइम पे ऑर्डर को कंप्लीट करना तो बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कुछ दिन पहले जब हम लोग ईओक्यू सीख रहे थे तब हम लोगों ने देखा परचेज प्राइस होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, होल्डिंग कॉस्ट होता है, जिसमें से परचेज कॉस्ट तो मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट वो तो कंपनी पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर कॉस्ट बढ़ेगा, ऑर्डर कॉस्ट कम होगा और जो है होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर कम कम क्वांटिटी में बार बार ऑर्डर करेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट कम होगा। बट हमें क्या करना है, हमें जो है चीपेस्ट मतलब क्वांटिटी में हमें सबसे चीपेस्ट प्राइस में ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब हमें ऐसा एक क्वांटिटी ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमारा कॉस्ट सबसे कम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईओक्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे लोएस्ट पॉसिबल प्राइस फाइंड आउट करना है, वो ईओक्यू से ही होगा कि हमें ऐसा एक क्वांटिटी में गुड्स को ऑर्डर करना है, रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना है, ताकि हमारा जो प्राइस हो वो पॉसिबली सबसे लोएस्ट हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हमें ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट करना है, मतलब जितना सस्ते में हो सके हमें अपने मटेरियल को प्रोक्योर करना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम ऑप्टिमम तरीके से यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लास्ट दिन मैंने बिल ऑफ मटेरियल लिखवाया था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने परचेज रिक्विजिशन जो है लिखा नहीं था कि परचेज रिक्विजिशन क्या होता है। तो अभी मैंने बताया भी कि स्टोर कीपर जो है, स्टोर में अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है तो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई ये मटेरियल खरीदो, इसका जरूरत है, ये मटेरियल स्टोर में अवेलेबल नहीं है, उसको बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन। तो हम एक बार लिखवा देते हैं परचेज रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है। परचेज रिक्विजिशन, मैडम हाँ बोलिए। मैं बता दूं क्या? हाँ बोलिए। अभी परचेस रिक्वेशन नहीं होता है कि स्टोर में जो मटेरियल हमको चाहिए और मटेरियल के लिए जो लिखित प्रमाण चाहिए
और लिखित प्रमाणित को हम लोग परचेस रिक्वेशन बोलते हैं, और उसको जो परचेस मटेरियल जो लाएंगे उसको परचेस रिक्वेशन बोलते हाँ सही है, बिल्कुल वही चीज ही है, बस हैं। हमें जैसा। हाँ बोलिए। सॉफ्टवेयर में उसको अपडेट करने के लिए लोग एसएपी यूज करता है, एमएम मेथड या तो परचेस परचेस मेथड और सेल्स डिवीजन वाला मेथड यूज करते हैं, एसडी मेथड यूज करके उसमें रिक्वेशन बना करते बिल्कुल सही है, वही चीज होता है परचेज रिक्वेजिशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो परचेज रिक्वेजिशन इज ए फॉर used for making a formal request to the purchasing department to purchase material। ठीक है, मेटेरियल परचेस करने के लिए जो फॉर्मल रिक्वेस्ट जनरेट किया जाता है स्टोर के तरफ से परचेस डिपार्टमेंट को, वही होता है परचेस रिक्वेजिशन। ठीक है, तो ये हम लोग अपने हिसाब से इंग्लिश यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल इंग्लिश ही यूज किया है। तो परचेस रिक्वेजिशन आर usually initiated by यहाँ पर, मतलब अगर 5 मार्क्स का है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं इसे। ए स्टोर डिपार्टमेंट फॉर रेगुलर एंड स्टैंडर्ड आइटम हेल्ड इन द स्टोर। तो परचेज रिक्वेस्ट क्यों जनरेट किया जाता है, नॉर्मली बोल रहा है कि स्टोर डिपार्टमेंट तो करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है, परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट अगर रेगुलर कोई स्टैंडर्ड आइटम है, मतलब ये लगता ही है, ऐसा नहीं कि ये डिमांड हुआ प्रोडक्ट का तो ही लगेगा, ए प्रोडक्ट बना रहे लगेगा, बी प्रोडक्ट बना रहे तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, कुछ स्टैंडर्ड आइटम होता है जो लगता ही लगता है। जैसे घर पे अगर हम लोग नॉर्मल जो हमारा तेल नमक मसाला रहता है, वो तो देखो एक स्टैंडर्ड आइटम है, कुछ भी बनाए हम लोग वो तो नमक जो है स्टैंडर्ड, मसाले जो है वो तो लगता ही है। तो वैसे ही अब जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो तो रखना ही पड़ेगा स्टोर में, तो वो परचेज के लिए स्टोर डिपार्टमेंट से जो है रिक्वेस्ट जनरेट हो सकता है। इसके अलावा द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल मटेरियल, और अगर कोई स्पेशल मटेरियल का रिक्वेस्ट, जैसे घर पे कभी स्पेशल कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमेशा स्पेशल आइटम के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का जरूरत होता है वो घर पे हो ऐसा जरूरी नहीं, तब लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही, द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब, मतलब कोई स्पेशल जॉब हम लोगों ने लिया है। स्पेशल जॉब का मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, कि हम लोगों ने कस्टमर के हिसाब से कोई ऑर्डर लिया है, ठीक है, मतलब कस्टमाइज करके हमें वो देना है। तो हो सकता है हमें कोई स्पेशल मटेरियल का जरूरत हो, ठीक है, या फिर हम लोगों ने ऐसा कोई स्पेशल जॉब लिया है, कोई एक कस्टमर का नहीं, मान लो कोई एक रिटेलर आके हमें ऑर्डर दे दिया कि हमें इस तरीके का शर्ट बना के दीजिए 1000 पीसेस इस तरीके का, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली उस तरीके का शर्ट नहीं बनाते। उन्होंने बोला, हम लोगों ने देखा कि हाँ ठीक है हम लोग बना सकते हैं, दे देंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बटन्स चाहिए, ठीक है, या फिर स्पेशल कलर का थ्रेड चाहिए, तो उसमें हमारे पास वो चीज है नहीं रेगुलर आइटम में, तो हम लोग फिर उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा कि स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को बोलेगा कि ये देखो है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर मेंटेनेंस इक्विपमेंट एंड आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर
और लास्ट पॉइंट एक लिखा रहता है, द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। तो जैसे यहाँ पर परचेज रिक्विजिशन जैसे इनिशिएट होता है तो स्टोर डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, रेगुलर आइटम के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट से स्पेशल मटेरियल खरीदने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है परचेज डिपार्टमेंट से। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर मेंटेनेंस इक्विपमेंट या फिर किसी इस तरीके का आइटम खरीदने के लिए बोल रहा है स्टोर डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। या फिर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदना है तो ऑफिस इक्विपमेंट का स्टोर जो है तो उसके वहां पर भी जो है स्टोर डिपार्टमेंट से जो है रिक्वेस्ट जनरेट हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट में कि ये चीज खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज रिक्विजिशन जो है अगर पूछा जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा अब हम लोग ये पॉइंट पढ़ेंगे, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, ठीक है, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। तो पहला है रीऑर्डर लेवल, हम समझाएंगे, पहले लिखवा देते हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है। सेकंड है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल ये 3 नंबर कर देते, सेकंड यहाँ पर दे देते हैं मैक्सिमम। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से, लेकिन वो पहले हम मैक्सिमम समझाएंगे फिर मिनिमम, इसीलिए उसको थर्ड कर दिया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, फोर्थ नंबर पे एवरेज स्टॉक लेवल, और फिफ्थ नंबर पे एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। तो अब हम लोग जो मटेरियल खरीदेंगे ना, तो हमें अपने मटेरियल का जो है स्टॉक लेवल जो है वो सेट करना पड़ता है, ठीक है। स्टॉक लेवल सेट करना पड़ता है, इसका मतलब है कि जैसे पहला स्टॉक लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल, मतलब कितना स्टॉक रहते रहते हम लोग खरीदे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि घर पे कितना आटा रहते रहते हमें दोबारा आटा खरीदना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा है कि मतलब हम लोगों ने 5 किलो आटा लाया था, 1 किलो खत्म हो गया, हम लोग फिर से ऑर्डर कर दी, या फिर 2 किलो खत्म होता है फिर ऑर्डर करते हैं, या 3 किलो खत्म होता है फिर ऑर्डर करते हैं, या फिर 4 किलो खत्म होता है फिर ऑर्डर करते हैं, या 4.5 किलो खत्म होने के बाद ऑर्डर करते हैं। तो मैंने अभी कितना सारा स्टेज बोला, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो। तो ये होता है, ये सारा हम लोग रीऑर्डर लेवल बोलते हैं, मतलब कितना स्टॉक रहते रहते हम लोग ऑर्डर करते हैं उसे रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। अब ये कौन डिसाइड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है, सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई 5 किलो आटा खरीदता है, हम भी खरीदते हैं, आप लोग भी मान लो खरीदते हो, तो जरूरी थोड़ी है कि हम जितना रहते रहते खरीद लेंगे आप लोग भी उतना ही रहते रहते खरीदोगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग और भी जल्दी खरीदते हो, कोई और भी देरी में खरीदता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि रीऑर्डर लेवल का डेफिनेशन क्या है, फिर इसको समझेंगे, फिर इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इस पे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इट इज, मैम 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट सेम है। 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट सेम है क्या, एवरेज, ओ अच्छा, ना ना ये गलत लिख दिया मैंने, एवरेज स्टॉक लेवल ये डेंजर स्टॉक लेवल होगा, डेंजर लिखो, डेंजर, डेंजर लिखेंगे इसे, डेंजर स्टॉक। इट इज लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टॉक, सॉरी इन द स्टोर, क्या लिखते हैं, इन द स्टोर at which an ordered should be placed with सप्लायर, ठीक है। तो ऑर्डर किसको प्लेस करेंगे, सप्लायर को। तो सप्लायर से, सप्लायर को कब ऑर्डर करे, ठीक है, कि फोन करके कब बोले या फिर मेल करके, जो भी है, ठीक है। तो
हम लोग कब बोले कि हाँ हमें इतना स्टॉक भेज दीजिए, ठीक है, तो वो तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम एक एग्जांपल समझाने का कोशिश करें, ठीक है, बाकी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला है। तो एग्जाम्पल हम ऐसे बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक मेटेरियल यूज होता है प्रोडक्ट बनने में जिसका नाम है मेटेरियल ए, ठीक है, एग्जाम्पल है। मेटेरियल ए हम लोग अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं, वो हमारे पास अभी 30 kg अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर 30 kg मेटेरियल ए हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं, हम लोग इसे यूज करते हैं पर डे, मान लेते हैं 1 kg करके, ठीक है, इसको बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन कैसे करते हैं, हर एक दिन 1 किलो करके हमारा इस मटेरियल का यूज होता है। तो अगर इस मटेरियल का हर एक दिन 1 किलो करके यूज होता है तो ये मटेरियल कैसे खत्म होता होगा, पहले 30 किलो था, फिर 29, 28, 27, ऐसे करके करके कम होते जाएगा। 1-1 किलो हर दिन अगर यूज होता है तो इसका मतलब इसका कंजम्पशन के बाद ये कैसे कैसे स्लो डाउन होगा, 30, 29, 28, 27, इस तरीके से जो है ये कम होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें कब ऑर्डर करना है ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कब ऑर्डर करना चाहिए, हमें मटेरियल रहते रहते ऑर्डर करना चाहिए, ये चीज तो हम लोगों ने पहले ही सीखा था, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कितना रहते रहते ऑर्डर करें, कितने लेवल पे ऑर्डर करें, वही हमें समझना है, ठीक है। अब मान लेते हैं यूज करते करते मटेरियल अब कितना बचा है, मटेरियल अब बचा है 7 kg, मान लेते हैं, ठीक है, अब 7 kg बचा है। अब हम लोग इस लेवल पे ऑर्डर करेंगे, मान लेते हैं हम लोग इस लेवल पे ऑर्डर करेंगे 7 kg, ठीक है। तो 7 kg जो है हमारा रीऑर्डर लेवल है, अगर इस पे हम लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, अब हमारे पास एक लीड टाइम वाला कंसेप्ट होगा। अब लीड टाइम का मतलब क्या होता है, कितने दिन के अंदर ये ऑर्डर आके पहुंचेगा। जैसे हम लोगों ने सप्लायर को बोल दिया, क्या आज बोला आज ही आ जाएगा, या 2 दिन बाद आएगा, या 3 दिन बाद आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो लीड टाइम है वो है सपोज जो है 2 days, ठीक है। तो ये मान लेते हैं मैक्सिमम लीड टाइम है कि ऑर्डर देने के बाद मैक्सिमम हमें 2 दिन ही लगेगा, 2 दिन के अंदर हमारे पास ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 दिन के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा कंजम्पशन तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब 2 दिन के अंदर हमारा कंजम्पशन और भी होगा, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया 7 kg रहते रहते, लेकिन 2 दिन बाद आएगा, तो 2 दिन बाद हमारे स्टोर में मटेरियल का वैल्यू कितना रहेगा, 7 से कम होके 6 से कम होके कितना रह जाएगा, 5 kg रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंजम्पशन दिखेगा। तो जब हमारे पास ये मटेरियल आके पहुंचेगा, ठीक है, 2 दिन बाद, तो हमारे पास यहाँ गोडाउन में 5 kg रहेगा। अब हम लोगों ने जितना ऑर्डर दिया है वो यहाँ पर प्लस ऑर्डर जो है यहाँ पर ऐड हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, रीऑर्डर लेवल, इसको ROL बोला जाता है। तो ROL भी लिखा जाता है क्वेश्चन में, ROL ये शॉर्ट फॉर्म दे सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इतने बड़े चीज को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, मैक्स UT, लेकिन एग्जाम में जब लिखेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अभी ये याद रखने के लिए ROL मैक्स यूटी में U फॉर हो गया यूसेज, ठीक है, मतलब कंजम्पशन, और T फॉर हो गया लीड टाइम, ठीक है, लीड टाइम, ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए, ठीक है। तो मैक्स UT मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। तो हम लोगों का मैक्सिमम यूसेज कितना है, पर डे 1 किलो करके, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज मान लेते हैं पर डे 1 किलो करके, ये मेरा जो एग्जांपल है। और मैक्सिमम मेरा 2 दिन लगता है, मैक्सिमम मेरा 2 दिन लगता है सामान आने के लिए। तो अगर हम 2 kg रहते रहते भी ऑर्डर करेंगे ना तो मुझे कोई इश्यूज नहीं होगा। देखो रीऑर्डर लेवल मैंने तो यहाँ पर 7 kg रहते रहते कर दिया, ठीक है, नो इश्यूज। लेकिन अगर हम 2 kg रहते रहते भी करेंगे तो मेरा कोई इश्यूज नहीं है। रीऑर्डर लेवल हम चाहे तो 2 kg भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा 2 दिन लगेगा आने में, और पर डे अगर 1 किलो करके कंजम्पशन है तो मैंने
मेरे पास 2 किलो है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, मेरा ऑर्डर जो है 2 दिन बाद आएगा, तो पहले दिन 1 किलो खत्म, मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा है, मेरे पास 1 किलो पड़ा है, और जैसे ही मेरा ऑर्डर नेक्स्ट दिन आया तो मेरा वो 1 किलो कंजम्पशन पे निकल गया, बट मेरे पास जो है स्टॉक रेडी हो गया, ठीक है, तो मेरा स्टॉक आउट कंडीशन नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा जो है ये मतलब ये कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चलेगा कि हम लोग मिनिमम कौन से लेवल पे इसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये 7 kg दिखाया, तो वो अलग चीज है, वो मैंने एग्जाम्पल में दिखाया, बट यहाँ अगर कैलकुलेट करते हैं इसी एग्जाम्पल को, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग 2 kg रहते रहते भी करेंगे तो हमारे कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि 2 दिन में आ जाएगा, तो मेरे पास 2 kg रहते रहते अगर हम ऑर्डर कर देते हैं और मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन 1 kg है, ठीक है, इसको यूज पर डे ये हम लिख देते मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है इससे थोड़ा कम भी हो, फिर भी अगर ज्यादा से ज्यादा 1 किलो ही मेरा यूज होता है तो 2 दिन में 2 किलो यूज होगा, और उसी के अंदर मेरे पास जो है मेरा जो ऑर्डर किया गया स्टॉक है वो आके भी पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना रीऑर्डर लेवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपना रीऑर्डर लेवल डिसाइड करता है, ठीक है, और ये शॉर्टकट दे दिया मैंने याद रखने के लिए, ROL इक्वल टू मैक्स यूटी, ठीक है, ये इजीली याद रह जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब ये यू जो है कंजम्पशन यानी कि यूसेज, एक ही बात है, यूसेज या कंजम्पशन जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, it is the level of inventory in store beyond which the inventory held level can never cross during the year। मतलब हमें इससे ज्यादा इन्वेंट्री रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे हो सकता है हमारा पैसा वहां इन्वॉल्व एक्स्ट्रा हो गया हो, ठीक है, फालतू का इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो मैक्सिमम हम लोग जितना रख सकते हैं, जैसे कि हमारा ग्रोसरी घर पे रखने का एक मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा रख के क्या करें बेकार में, ठीक है, पैसा ब्लॉक होगा, या फिर कंटेनर खरीदना पड़ेगा, वो भी लॉस है, जब मुझे उतने का जरूरत ही नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही रखेंगे, तो मैक्सिमम जरूरत जो है उसी को बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। It is the level of inventory in store beyond which the inventory level can never cross during the year। इससे ज्यादा किसी एक टाइम पीरियड में या किसी एक साल में स्टॉक लेवल होने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, तो इसका मतलब पहले रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी बोलेगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो, तो रीऑर्डर लेवल पता होना चाहिए या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर रीऑर्डर लेवल नहीं कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूले में पुट नहीं कर पाएंगे। आरओक्यू का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, या फिर जो ईओक्यू पढ़ रहे हो एक ही बात है, ईओक्यू का ही दूसरा नाम है आरओक्यू, ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसी का मतलब होता है आरओक्यू यानी रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, minimum consumption into minimum lead time, ठीक है, अच्छा, इसका शॉर्टकट ऐसे लिख लेते हैं, ROL प्लस ROQ या फिर EOQ, कोई भी एक लिखने से ही चलेगा, एक ही बात है, माइनस मीन यूटी, ठीक है, ये शॉर्टकट इतना ही बनेगा, इतना तो याद रखना पड़ेगा, मीन यूटी मतलब मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल सेट किया था ना, उससे भी हम दिखा सकते हैं, जैसे हम 7 kg रीऑर्डर लेवल मैंने माना था, ठीक है, तो मैंने अगर मेरा रीऑर्डर लेवल मान लो मैंने 7 kg सेट किया था, जो मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, अब हम लोग कितना करके ऑर्डर करेंगे, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 10 kg हमारा यूक्यू है, ठीक है, और मिनिमम यूसेज हमारा क्या है, मिनिमम यूसेज है हम लोग मान लेते हैं
1 kg, ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम माना था, ठीक है, तो ये एग्जांपल में हम इसको मिनिमम भी मान लेते हैं। वो तो मतलब ये बात नहीं बोल रहे हैं कि यही मिनिमम है यही मैक्सिमम है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये मैक्सिमम मैंने माना था, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा मिनिमम यूसेज भी इसी एग्जाम्पल में 1 मान लेते हैं, या फिर इसे दूसरा एग्जाम्पल मान लो, चलो इसे दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम लोगों ने हमारे मटेरियल को 7 kg रहते रहते ऑर्डर किया, ठीक है, 7 kg रहते रहते ऑर्डर किया, तो हमारा रीऑर्डर लेवल 7 kg, और हम लोगों ने कितने क्वांटिटी में ऑर्डर किया, जो ऑर्डर किया है वो 10 kg ऑर्डर किया है, और हमारा कंजम्पशन कितना है इस रॉ मटेरियल का, मान लेते हैं 1 kg करके हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, और हम लोग का कम से कम 2 दिन लगेगा ये सामान ऑर्डर देने के बाद आके पहुंचने में, ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17 - 2 यानी कि 15 kg, ठीक है, तो हम लोग का मैक्सिमम कितना यहाँ पर लेवल सेट हो जाएगा 15 kg, मतलब हम लोग मैक्सिमम जो है 15 kg रॉ मटेरियल रखेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोग अपना जो मैक्सिमम लेवल कितना रख सकते हैं 15 kg, 15 kg से ज्यादा हमें अपना स्टॉक लेवल नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये हमारे लिए काफी, तो ये हटा देते हैं, ये तो जस्ट फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमें क्वेश्चन में डेटा दे देगा, हम लोग उसके यूज से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, जैसे कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए 15 से, तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिख रहे हैं इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल at which the ordered material should be received, otherwise there will be stock out condition. तो यहाँ पर बोल रहा है ये इन्वेंट्री का वो लेवल है जिसपे हमारा एटलीस्ट द ऑर्डर्ड मटेरियल शुड बी रिसीव्ड, मतलब जैसे 5 किलो रहते रहते मैंने ऑर्डर दे दिया, तो उसी के अंदर मेरा मटेरियल आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो मेरा स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल के हिसाब से मैंने किया है, ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब वो स्टॉक लेवल अगर उसके अंदर मेरे पास जो है मटेरियल आके पहुंचा नहीं तो मेरा स्टॉक आउट कंडीशन हो सकता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन into normal lead time, ठीक है, तो ROL इक्वल टू इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NUT, ठीक है, NUT मतलब नॉर्मल यूसेज और नॉर्मल लीड टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, इफ नॉर्मल कंजम्पशन and normal lead time are not given in question, Q for question, ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने, then average consumption and average lead time is taken, ठीक है, बाई चांस क्वेश्चन में अगर नॉर्मल लीड टाइम या नॉर्मल कंजम्पशन का डेटा नहीं है तो हमें एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन का यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स जो है नोट्स है तो वो पता चल जाएगा कब यूज करना है। अब एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, एवरेज कंजम्पशन के लिए हो जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्स कंजम्पशन प्लस मीन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और एवरेज
लीड टाइम का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम लीड टाइम, लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लग सकता है चीज पहुंचने में और कम से कम कितना दिन लग सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये नोट के बाद एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब लिखवा देते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, इट इज the level of inventory held on average during the year, ठीक है। तो पूरे साल में एवरेज हम लोग कितना स्टॉक होल्ड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होगा, तो एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि किसी भी चीज का एवरेज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मैक्सिमम और उसका मिनिमम लेते हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर किया देखो, और दो डेटा है तो एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, ये बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद और एक फॉर्मूला भी होता है एवरेज स्टॉक लेवल का, लेकिन वो हमें कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, तो हम बता देंगे। अभी लिख लेते हैं क्योंकि यहीं पर लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इंटू ईओक्यू, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। ये कब होगा हम बता दें, ठीक है। फिर डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का मतलब जब स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। दिस लेवल शुड बी अवॉइडेड, ये लेवल हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, एज इट मे अफेक्ट द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि डेंजर लेवल यानी मेरे पास स्टॉक खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है ऐसा मान सकते हैं, या फिर जस्ट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी बंद, ठीक है। तो अब डेंजर लेवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंजर लेवल इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। सपोज मुझे इमरजेंसी में एक दिन में मेरा जो है रॉ मटेरियल डिलीवर हो जाएगा, और हम मेरा नॉर्मल कंजम्पशन मतलब हर एक दिन या वीकली जो भी कंजम्पशन हमें देगा, अगर पर डे दिया हुआ है तो पर डे, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा कंजम्पशन है पर डे 2 किलो करेंगे, ठीक है, और मुझे एक दिन के अंदर सामान मिल जाएगा, तो मेरे पास जो है अभी जितना मटेरियल पड़ा हुआ है वो है 2 किलो, तो हम अभी डेंजर लेवल पे है क्योंकि मेरा कंजम्पशन पर डे 2 किलो का है, और एक दिन मतलब और एक दिन ही चलेगा, ठीक है, और एक दिन ही चलेगा, एक दिन के अंदर अगर मुझे कोई डिलीवरी करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम डेंजर में, इसके बाद तो मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नोट और चाहिए हमें, अगर क्वेश्चन में ये इमरजेंसी पीरियड नहीं दिया हुआ है, डिलीवरी पीरियड इन इमरजेंसी या फिर डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी में कितने दिन में डिलीवरी करेगा, ये क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है, देन हमें मिनिमम लीड टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इफ इमरजेंसी पीरियड इज नॉट गिवन, if emergency period is not known, consider minimum lead time for this purpose, ठीक है। तो ये लॉजिक है, देख लेते हैं क्यों, क्योंकि
इमरजेंसी में मुझे सबसे कम समय में चीज चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई इमरजेंसी में इतने जल्दी दे देगा तो ठीक है, तो अगर इमरजेंसी पीरियड में कब डिलीवरी होगा अगर वो दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर मुझे क्या लेना चाहिए, ऑब्वियसली मिनिमम लीड टाइम लेना चाहिए कि कम से कम कितने दिन में आके पहुंच जाएगा, ठीक है। तब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे अपना डेंजर, ठीक है। अब ये सारा चीज ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, क्वेश्चन में क्या देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब जो है हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फाइंड आउट इन ये तो हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 ओ क्यूब पे बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 4 भी ओ क्यूब पे बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 5 ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5, ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 में हमें क्या बोला है, सबसे पहले द टू कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड, मतलब टू कंपोनेंट का मतलब है दो रॉ मटेरियल है जो कि यूज होता है। एक है कंपोनेंट का नाम है ए, दूसरे कंपोनेंट का नाम है बी। नॉर्मल यूसेज, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, अभी इतना सारा टर्म देखा हम लोग। नॉर्मल यूसेज मतलब नॉर्मली ये जो दो कंपोनेंट है ये कैसे यूज होता है, वीकली 50 करके, ठीक है, मतलब क्वांटिटी 50 पर वीक। तो देखो मैंने पर डे का एग्जांपल दिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वीकली कंजम्पशन दे सकता है, मंथली दे सकता है, डे दे सकता है, जैसा क्वेश्चन देगा हम लोग वैसा करेंगे। मैक्सिमम कितना यूसेज होता है 75 पर वीक करके, मिनिमम कितना यूसेज होता है 25 पर वीक करके, ठीक है। तो ये हो गया, मैक्सिमम 75 यूज कर सकते हैं वीकली, मिनिमम 25 और नॉर्मली 50 यूज किया जाता है। रीऑर्डर क्वांटिटी, तो ए का रीऑर्डर क्वांटिटी है 300, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब यो क्यू। तो ए जब भी ए कंपोनेंट ऑर्डर करने का जरूरत होता है तो 300 पीसेस होगा कि क्या होगा, कुछ तो बोला नहीं है, जो भी हो 300 यूनिट हम लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और जब बी ऑर्डर करना होता है तो 500 यूनिट ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये हमारा यूक्यू ऑर्डर है। रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, तो रीऑर्डर पीरियड बोल रहा है 4 to 6 वीक, मतलब ए मेटेरियल ऑर्डर करने के बाद आके पहुंचने में कम से कम मिनिमम लीड टाइम कम से कम 4 हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ता लगता है। ये हो गया मैक्सिमम लीड टाइम, दोनों दिख रहा है बट एक मिनिमम एक मैक्सिमम है। और बी के लिए 2 हफ्ता लगता है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ता लगता है। ये लीड टाइम दे दिया। अब हमें कैलकुलेट करके क्या देने के लिए बोला है, कि कैलकुलेट करके दो रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये कैलकुलेट करके हमें देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इलास्ट्रेशन 5। तो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल। तो हम शॉर्टकट वाला लिखेंगे, पूरा उतना नहीं लिखेंगे, वो एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन देगा, इससे रिलेटेड 8-10 तो देगा नहीं, एक देगा तो पूरा लिख के करना ही पड़ेगा। तो मैक्स यूटी, ये सब शॉर्टकट लेकिन लिख के नहीं आना है। मैक्स यूटी तो नहीं लिखना है, आरओएल लिख सकते हैं, मैक्स यूटी वो तो मैंने यहाँ पर लिखा है याद रखने के लिए। तो मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कंपोनेंट ए का आरओएल क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम यूसेज कितना है 75 और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है कंपोनेंट ए का, लीड टाइम मतलब तो वही रीऑर्डर पीरियड 6 वीक। 6 वीक, तो बस वही लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 75 यूनिट पर वीक इंटू 6 वीक। तो इससे आंसर पता चल जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 450 यूनिट। तो ऐसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक लिख के दिखा दिया। ये भी 75 यूनिट पर वीक और इंटू कंपोनेंट बी का आने का मैक्सिमम 4 वीक लगता है, तो 4 वीक हो गया। तो 75 इंटू 4 300 होगा शायद, हाँ 300 यूनिट। ये हो गया पहला आंसर ए।
ए आंसर निकल गया ROL, रीऑर्डर लेवल। उसके बाद क्या निकालने बोला है, उसके बाद बोला है मिनिमम लेवल, ठीक है। तो मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, हम सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ROL माइनस नॉर्मल UT, ठीक है। ROL माइनस नॉर्मल UT, तो ROL कितना है, अभी अभी निकाला 450 यूनिट, माइनस नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल यूसेज कितना है, दोनों का ही नॉर्मल यूसेज था 50 पर वीक, और नॉर्मल लीड टाइम कितना होगा। तो अब देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में मैंने एक चीज लिखा है कि नॉर्मल लीड टाइम अगर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लीड टाइम लेना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। नोट पहला वाला नोट ये रहा, इफ नॉर्मल कंजम्पशन एंड नॉर्मल लीड टाइम आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज लीड टाइम इज टेकन। अब एवरेज लीड टाइम कैसे निकलता है, मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम है, इसका ये मैक्सिमम और मिनिमम है, क्योंकि मुझे नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल यूसेज दिया हुआ था, तो मुझे मैक्सिमम प्लस मिनिमम करके निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर पढ़ता तो भी 50 ही आता। मतलब हम ये कहने वाले हैं, देखो ये हम बोल रहे हैं कि बाई चांस ये मुझे नहीं दिया हुआ रहता और मुझे नॉर्मल UT चाहिए, तो नॉर्मल यूसेज हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर इन दोनों का टोटल करो, 75 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 50 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो मैं कैलकुलेट करके दे दिया है, अगर नहीं देता तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि अगर हमें कभी भी नॉर्मल यूसेज लीड टाइम ये सब जरूरत है और मेरे पास नहीं है तो मुझे उसका एवरेज ले लेना, एवरेज यानी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि इसका 4 और 8 ही है, ए का देखो, ओ सॉरी 4 और 6, गलत लिखती हूँ, वैल्यू गलत पुट कर दी, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई। अब कितना आंसर आ रहा है वो देख लेंगे, 450 माइनस ये हो गया 4 प्लस 6 10, 10 बाई 2 5, 50 इंटू 5, 250 माइनस 450 मतलब ये 200 यूनिट होगा। और इसमें देखते हैं रीऑर्डर लेवल 300 यूनिट माइनस 50 यूनिट इंटू एवरेज 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, तो 300 माइनस 50 इंटू 6 बाई 2 यानी 3, तो 150, 300 माइनस 150 150 ही होगा, तो 150 यूनिट, ठीक है। ये हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं, ये खत्म हो गया पेज। नेक्स्ट मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ माइनस मीन UT, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ROL कितना आया था, A कॉम्पोनेंट और ये B कॉम्पोनेंट, ROL इसका आया था 450, ठीक है। अब हम और यूनिट वगैरह नहीं लिख रहे हैं, और ये 300 और इसमें 500 ROQ, ठीक है। अभी आप लोग भी ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है पूरा यूनिट यूनिट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। मीन UT मतलब मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, मतलब 25 और ये हो गया 4, ठीक है। 25 इंटू 4, तो 25 इंटू 4 100 होता है, तो 100 माइनस 300 माइनस 100, 200, 200 और 450 यानी 650 यूनिट, ठीक है। अब बी का कैलकुलेशन, इसका ROL आया था 300 प्लस इसका ROQ क्वेश्चन में हमें गिवन है 500, हाँ 500 माइनस मीन UT, तो मिनिमम यूसेज कितना है, मिनिमम यूसेज है 2, 50 इंटू 2, मिनिमम लीड टाइम है 2, 50 इंटू 2, तो सॉरी मिनिमम यूसेज 25, वो तो नॉर्मल है, 25 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 800, 300 प्लस 500, 800 माइनस ये हो गया 50, 25 इंटू 2 50, तो 800 माइनस 50 ये हो गया मेरा 750 यूनिट, ठीक है। ये आंसर हो गया
सी क्वेश्चन का, ठीक है। और क्या पूछा था, और पूछा है एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना आया था, मैक्सिमम तो इधर दिख रहा है मुझे 650, और यहाँ पर मैक्सिमम है 750। मिनिमम कितना आया था ये मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, मिनिमम आया था 200 और 150, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना आंसर आता है। तो 650 प्लस 150, 650 प्लस 150, मैंने उल्टा लिखा ना शायद, इसका 200, इसका 200 था और इसका 150। तो ये हो जाएगा 850, 850 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 425, ठीक है। कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया 700 और 100, 800 और ये 900, 900 बाई 2 450, 450 यूरो। अब ये क्वेश्चन एवरेज स्टॉक लेवल का दूसरे फॉर्मूले से भी हो सकता है, मैंने 2 फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो उससे भी हो जाएगा। और एक फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ईओक्यू। तो अगर मेरा 2 फॉर्मूला ही अप्लाई किया जा सकता है, हम लोग दोनों ही अप्लाई कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में मुझे मिनिमम स्टॉक लेवल और ईओक्यू दिया है और एवरेज स्टॉक लेवल निकालने बोला है, मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है, तब यही मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दोनों से होता है तो दोनों से आंसर देना पड़ेगा, आंसर थोड़ा सा डिफर करता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल है मेरा 200, ये देखो 200 इसके केस में, और इसका हाफ ईओक्यू कितना था, पहले वाले केस का ईओक्यू था 500 या 300 ऐसा कुछ, 300। तो 150 प्लस 200 मतलब 350 यूनिट, और इसमें लिखेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया 150 प्लस हाफ इंटू 500। तो 500 का आधा 250, 250 और 150, 200 और 100, 300, और ये हो गया 400, 400 यूनिट, ठीक है। ये हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल का यूज करके एवरेज स्टॉक लेवल निकालना, ठीक है। तो ये भी एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है, ये वाला हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ऐसा क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 6, हमें बोला है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ इतना सारा डिटेल्स, बस यहाँ तक ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है कि रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब क्या है, बोलो, बहुत बार बोला रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, अभी बोला है, बोलो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, EOQ. ईओक्यू, ठीक है। रीऑर्डरिंग मतलब आरओक्यू, मैंने वो फुल फॉर्म नहीं बोला, मतलब मैंने लिखवाते वक्त तो बोला है, अगर कोई लिख लिया तो अच्छा बात है। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब ईओक्यू है। तो ईओक्यू इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ईओक्यू निकालना है। देखते हैं कहाँ तक का इंफॉर्मेशन हमें ईओक्यू के लिए चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज 20, क्या ये ईओक्यू निकालने के लिए हमें चाहिए। ईओक्यू का फॉर्मूला याद है ना, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया प्री, और उससे पहले क्लास में पढ़ा हाँ मैम. तो दौर पे इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5000। पूरे एक साल में हमारे को 5000 यूनिट खरीदने का जरूरत पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5000 को क्या बोलेंगे, Annual demand. एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बोल रहा है कि परचेज प्राइस जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके 50 रुपीज है, ये परचेज प्राइस ही है। भले इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे गोडाउन तक लेके आने के लिए मेरे मेटेरियल में जो भी खर्चा ऐड होता है उसे, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के दिया हुआ है तो यही मेरा परचेस प्राइस होगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा बात है, मैंने एक एसी खरीदा, गर्मी आ रहा है, ठीक है, मैंने एक एसी खरीदा, मान लेते
50,000 रुपए से, ठीक है। अब उसको लेके आया मैंने गाड़ी भाड़ा करके, ठीक है, तो उसमें मेरा 500 रुपए चला गया, तो एसी का कितना हो गया 50,500, ठीक है, एग्जाम्पल हो रहा है। तो वैसे ही ये फिक्स्ड एसेट के लिए, तो ये करंट एसेट के लिए भी होता है कि अगर हम लोग स्टॉक जो परचेस कर रहे हैं उसे जब तक यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा, मतलब मैंने गोडाउन तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जहां सप्लायर से गोडाउन तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चा होगा वो परचेस प्राइस में ही ऐड होता है, तो ये परचेस प्राइस। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट 5, तो हमें तो दे दिया है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ दिया हुआ है पर यूनिट और बोला है एनुअल कॉस्ट, तो पर यूनिट पर एनम तो क्लियर हो जाना चाहिए। और ये कैरिंग कॉस्ट है बिकॉज स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट होता है। इसके बारे में तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कितना डिटेल्स में देखा था, ठीक है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है कि हम लोग इससे ईओक्यू यानी कि आरओक्यू निकाले। तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, आरओक्यू निकाल लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इलास्ट्रेशन 6, इसका आरओक्यू निकालते हैं। तो आरओक्यू हो जाएगा, हम सिर्फ आंसर निकाल दे रहे, ठीक है, और लिखने का काम नहीं कर रहे, मतलब इतना ज्यादा। तो 2ACOC डिवाइडेड बाई CC, ठीक है। तो 2 एनुअल डिमांड था 5,000 शायद, और ऑर्डरिंग कॉस्ट था 20, देख लेते हैं तो गलत हो जाएगा। और ये हो गया मेरा 5 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट बोला है 5 रुपीज। तो यो क्यों कितना आएगा, कितना यूनिट आएगा सॉल्व करने से? टू हंड्रेड 200 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है, अच्छा आगे क्या बोला है, बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, तो एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 5 डेज, ठीक है। मतलब सप्लायर को ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर आके पहुंचने में क्या क्या टाइम लग सकता है, बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा 15 डेज, कम से कम 5 दिन, लेकिन एवरेज देखे तो 10 डेज। तो एवरेज कैसे आता है, मैक्स प्लस मीन बाई 2 करने से ही तो आता है। तो 15 प्लस 5/2 करेंगे तो एवरेज हमारा ना 10 ही आएगा। ये अगर नहीं भी देता तो हमें पता है, ये सिर्फ देता तो भी हमें ये एवरेज दिमाग में रख लेना चाहिए कि अगर एवरेज का जरूरत हुआ तो एवरेज तो ऐसे करके निकालना है। इमरजेंसी दिया हुआ, इमरजेंसी में 4 दिन में देखे जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज 15 यूनिट पर डे का होता है, मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे का होता है, लेकिन यहाँ पर हमें मिनिमम वाला कितना कंजम्पशन है वो नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर खत्म, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें निकालने क्या क्या बोला है, रीऑर्डरिंग लेवल, तो सबसे पहले निकालेंगे आरओएल, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में निकालते जा रहे हैं एक एक चीज। आरओएल, आरओएल का फॉर्मूला क्या था, मैक्स यूटी, ठीक है, मैक्स यूटी। तो पुट करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज कितना है, यहां से देखेंगे मैक्सिमम यूसेज, बताओ मैक्सिमम यूसेज कितना है। यूसेज यानी मैम 20 कंजम्पशन, हाँ 20 यूनिट्स पर डे। और मैक्सिमम लीड टाइम 15 days 15 डेज। तो बस ये तो देखना ही है कुछ नहीं। तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 20 करने से 300 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, आरओएल के बाद हमें निकालने बोला है, देखते हैं क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम लेवल, ठीक है। आरओएल के बाद निकालने बोला है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, आरओएल प्लस आरओक्यू या फिर ईओक्यू, एक ही बात है, माइनस हो जाता है मीन यूटी, ठीक है। ये लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो आरओएल, आरओएल निकाल चुके हैं 300 यूनिट, आरओक्यू भी निकाल चुके हैं, यहाँ पर अभी अभी निकाला 200 यूनिट, ठीक है। और मीन यूटी, तो मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो मुझे बताओ क्वेश्चन देखिए कि मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम कितना है। मैम मिनिमम लीड टाइम 5 days और मिनिमम यूसेज 10 यूनिट्स पर डे। मिनिमम लीड टाइम 5 डेज, ये तो सही आंसर था, बट मिनिमम यूसेज कितना आया है, वो तो दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वही पूछने वाले हैं। 10 मैम 17.5। 17.5 तो नहीं होगा, 10 ही होगा, ठीक है। 10
यूनिट्स पर डे होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि हमारा कंजम्पशन तो यहाँ पर है, तुम लोग कौन सा टेन देख रहे हो? देखो मेरा कंजम्पशन तो यहाँ पर है, इसी से कुछ ना कुछ करके मुझे निकालना पड़ेगा कि मेरा मिनिमम कंजम्पशन क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, निकल जाएगा। ये दोनों पॉइंट है इसी। हाँ 10 ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बोलो? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब एवरेज गिवन है 15, मिनिमम कंजम्पशन निकालना है मुझे, वो तो दिया हुआ नहीं। मैक्सिमम दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे। तो मीन प्लस 20 इक्वल टू 30। तो मीन इक्वल टू 30 माइनस 20 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू। ठीक है। ये होता है। तो एवरेज कंजम्पशन गिवन है क्वेश्चन में 15 पर डे। मिनिमम मुझे निकालना है, मैक्सिमम मुझे दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय 2। तो 30 इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस 20। तो ये हो गया 10 इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन। ऐसे करके निकालना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक करना पड़ेगा। हम तो मतलब उतना प्रेजेंटेशन यहाँ मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर नहीं लिखना है। ठीक है। प्रॉपर जगह पे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया। ठीक है। कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सॉरी मिनिमम कंजम्पशन बोल के। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोगों का 10। ठीक है। अब इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो 300 प्लस 200 500, 500 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा? 450 यूनिट। ये आंसर आया। ठीक है। तो ये आंसर आ गया हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। ठीक है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल निकालो। मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ROL माइनस नॉर्मल यूटी, है ना। तो ROL कितना आया था? 300। नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। तो इसमें से नॉर्मल यूसेज कौन सा है? क्वेश्चन दिखाते हैं। नॉर्मल यूसेज कौन सा है? तो क्वेश्चन में लेकिन कोई नॉर्मल यूसेज नहीं दिया हुआ है। तो अगर नॉर्मल यूसेज नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या कंसीडर करना है? लिखवाया है मैंने, कॉपी में देख के बोलो। 15 units. हाँ 15 यूनिट्स पर डे, मतलब एवरेज लेना है। देखो मैंने लिखवा रखा है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर लिखवा रखा है नोट्स में। ठीक है। ये मैंने बोला भी है, बता देंगे तो हम बता देते हैं। यहाँ नोट्स में मैंने लिखा है इफ नॉर्मल कंजम्पशन एंड नॉर्मल लीड टाइम आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज लीड टाइम इज टेकन। तब हमें एवरेज लेके क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था। ठीक है। तो एवरेज तो हमें पता ही है कि हम लोग का एवरेज कंजम्पशन कितना है, 15 पर डे। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। और एवरेज लीड टाइम ये हमें पता है, ये भी पता है। ये तो पता है कितना? 10 days. 10 डेज। ठीक है। तो इंटू 10 डेज, तो ये कितना हो जाएगा? 300 माइनस 150 यानी 150। अच्छा, फोर्थ नंबर में डेंजर लेवल। डेंजर डेंजर लेवल में होता है नॉर्मल कंजम्पशन इंटू इमरजेंसी टाइम पीरियड। ठीक है। इंटू डिलीवरी फॉर इमरजेंसी, ऐसे लिखते थे, डिलीवरी फॉर इमरजेंसी। तो नॉर्मल कंजम्पशन ये रहा 15 डेज, 15 पर डे, है ना। यहाँ से देख के लिख लिया। डिलीवरी फॉर इमरजेंसी क्या क्वेश्चन में गिवन है? कुछ इमरजेंसी परचेस पीरियड अगर गिवन है तो वो यूज करेंगे। बोलो है? 4 days. 4 डेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 यूनिट। मतलब अगर हमारा स्टॉक लेवल 60 यूनिट तक है तो फिर हम लोग डेंजर लेवल पे। ठीक है। डेंजर लेवल भी हमारा कैलकुलेट हो गया। बस ये 4 ही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है और कुछ नहीं। ये ये स्टॉक आउट, ये नहीं करना। ये सब हमारा आज के टॉपिक से मैच नहीं होता है। ये हम करना, ये भी नहीं मैच होता है।
क्वेश्चन 1 EOQ हो गया था, क्वेश्चन 2 भी EOQ कर लिया, क्वेश्चन 3 भी किया हम लोगों ने लास्ट क्लास में। क्वेश्चन 4 ये करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 कर लिया था, क्वेश्चन 4 करते हैं। बोल रहा है कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल, 3 रॉ मटेरियल यूज करता है A B C फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल यूज होता है, A होता है, B होता है, C होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा अप्लाई, ठीक है। फॉर, और ये कुछ डेटा दिया है। रॉ मटेरियल देखो, डेटा कैसे पढ़ना है। रॉ मटेरियल 3 तरीके का ABC। यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, बोल रहा है कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में 10 kg A चाहिए, 4 kg B चाहिए और 6 kg C चाहिए एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में, ये बोला है, ठीक है। मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट जो फिनिश गुड्स हम लोग बना के बेचते हैं वो बनाने में, मतलब ये रहा मेरा फिनिश गुड्स, ठीक है। इसको बनाने में A कितना चाहिए 10 किलो एक पीस बनाने के लिए, B कितना चाहिए 4, C कितना चाहिए 6 kg, ऐसे करो। रीऑर्डर क्वांटिटी इन केजी, मतलब हम लोग जब परचेस करते हैं तो ए का ईओक्यू है इतना, बी का इतना और सी का इतना। ईओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस पर केजी, ए मटेरियल मार्केट में 10 रुपीज पर किलो करके मिलता है, बी मिलता है 30 रुपीज पर किलो, सी मिलता है 15 रुपीज पर किलो। डिलीवरी पीरियड इन वीक, तो मिनिमम ए जो है 1 वीक में आ जाता है, बी 3 वीक में आता है, सी जो है 2 वीक में आता है, और मैक्सिमम ए को 3 वीक्स, बी को 5 वीक्स और सी को 4 वीक्स लगता है। तो एवरेज कितना लगता है 3 + 1 4/2, देखो 2 आ रहा है, 5 + 3 8/2 4 आ रहा है, 4 + 2 6/2 3 आ रहा है। दिया हुआ है, बट हम लोग नहीं भी दिया होता तो हम लोग एवरेज ऐसे निकालते। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है ए का और बी का, हमें सी का निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन मार्क, और मिनिमम लेवल हमें ए का और बी का निकालना है। मतलब ये 3 हमें निकाल के देना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। बाकी आगे और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225, बोल रहा है जो वीकली प्रोडक्शन है वो वेरी करता है 175 से 225 यूनिट्स, एवरेजिंग 200 यूनिट ऑफ द सेट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन जो है मिनिमम 175, मैक्सिमम 225 यूनिट होता है, एवरेज 200 यूनिट होता है। कंप्यूट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, तो हमें बता दिया क्या क्या निकालना है, बाकी क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा था। हमें निकालना है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, ये देखो मिनिमम स्टॉक लेवल, ए का मिनिमम स्टॉक लेवल, बी का भी निकालना है, जो कि यहाँ पर तो लिखा नहीं, यहाँ लिखा है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, ठीक है। बी का मैक्सिमम स्टॉक भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है, निकालेंगे। और रीऑर्डर लेवल ऑफ सी वो तो यहाँ से दिख रहा था, और एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए ये निकाल के देना, ठीक है। जो बोला है वही निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने बोला है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, तो लिखते हैं मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, ROL माइनस नॉर्मल यूटी। अब देखते हैं क्या हमारे पास अवेलेबल है क्या नहीं है, ठीक है। तो ए का ROL चाहिए, क्या ए का ROL क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, सभी का ROL गिवन है। ए का तो 10,000 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000। नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम, तो ए का नॉर्मल यूसेज कितना है? ए का नॉर्मल यूसेज है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 kg 1 यूनिट फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल यूसेज कितना होगा ये कैसे निकालेंगे ये बताओ। मतलब देखो ये यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, अच्छा ये प्रोडक्ट पे कितना यूज होता है ये बता रहा है। मतलब ये हो रहा है कि हमारे फिनिश गुड्स बनाने में एक यूनिट में ए का यूज कितना है, लेकिन जब हम लोग स्टॉक लेवल निकालते तो ये थोड़ी ना कैलकुलेट करके निकालते हैं। मतलब हमारे कैलकुलेशन में ये डेटा थोड़ी ना यूज होता है कि फिनिश गुड्स में कितना रॉ मटेरियल लगता है। हम लोग ये देखते हैं कि ए रॉ मटेरियल का हमारा कंजम्पशन कितना है, तो ए रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना है कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है देखो कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मली 200 यूनिट होता है, मतलब एवरेज 200 यूनिट होता है, ठीक है। तो एवरेज अगर 200 यूनिट होता है, क्योंकि मुझे नॉर्मल डेटा लेना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे नॉर्मल यूसेज लेना है, तो नॉर्मल यूसेज निकालने के लिए मुझे फिर क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल यानी एवरेज। तो एवरेज अगर 200 यूनिट फिनिश गुड्स बनता है तो वहां पर ए रॉ मटेरियल कितना यूज करना पड़ेगा अगर 1 यूनिट बनाने में 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है, बताओ। नहीं समझ में आया मेरा बात। ये मेरा फिनिश गुड्स है, ठीक है। इसमें इसको बनाने के लिए ए रॉ मटेरियल मुझे देना पड़ता है कितना 10 kg, तब जाके मेरा एक फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है।
अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि मेरा ए रॉ मटेरियल का यूज कितना है, टोटल यूज कितना है, तो उसके लिए मतलब नॉर्मल यूज कितना है, तो उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि नॉर्मली हम कितना फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो नॉर्मल हम कितना फिनिश गुड्स बनाते हैं 200 यूनिट, क्योंकि एवरेज मतलब ही नॉर्मल। तो अगर हम 200 यूनिट फिनिश गुड्स बनाएंगे तो मुझे कितना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करना पड़ेगा टाइप ए वाला? मैम 2000 kg। ऑब्वियसली 2000 केजी, 200 यूनिट के लिए इंटू 10 करेंगे। अगर एक फिनिश गुड्स के लिए 10 केजी तो 200 फिनिश गुड्स के लिए कितना हो जाएगा 200 इंटू 10, ठीक है। तो 200 इंटू 10 यानी कि 2000 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर पहले लिख देते हैं नॉर्मल कंजम्पशन। तो नॉर्मल कंजम्पशन हो जाएगा 200 यूनिट इंटू 10 केजी, यानी ये हो जाएगा 200 नहीं 2000 केजी, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल कंजम्पशन। तो 2000 केजी इनटू नॉर्मल लीड टाइम कितना है ए प्रोडक्ट का, नॉर्मल लीड टाइम यानी एवरेज, ये 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें दिमाग में रखना है, नॉर्मल यानी एवरेज मतलब मुझे 2 लेना पड़ेगा। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 4000, तो कितना हो जाएगा, ये 10 था कि 8 था, रीऑर्डर क्वांटिटी ए का 10 ही था, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे ROL लेना था ना, मैंने ROQ लिख दिया है। ROL तुम लोगों ने नहीं बताया, 8000 लेना पड़ेगा। ROL इधर लिखा हुआ, मैंने यहाँ से ले लिया, इसको ROL देख लिया, ये 8000 था, ये 10,000 नहीं है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में 8000 है, मैंने गलत लिखा है। तो 8000 माइनस 4000 कितना हो जाएगा 4000 केज, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड हमें क्या निकालने के लिए बोला है, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। तो 0.2 मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। तो मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है, किसी का अनम्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। ROQ माइनस मीन QT, ठीक है। तो ROL, तो बी का ROL ढूंढेंगे, ध्यान से देखते हैं हम, नहीं तो गलत लिख देंगे। ROL मतलब रीऑर्डर लेवल, तो बी का रीऑर्डर लेवल है 4750, ठीक है, ये देख देख के लिखना है। अच्छा, बी का ROQ लेना है, तो बी का ROQ यहाँ पर दिखेगा 5000 केजी, ठीक है, माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो बी का मिनिमम यूसेज कितना होगा बताओ, जितना मिनिमम हम लोग कितना प्रोडक्शन करते हैं 175, और बी का यूज कितना है, एक यूनिट फिनिश गुड्स में 4 केजी, तो फिर कितना मिनिमम यूज होगा बी का, टोटल मिनिमम यूज कितना होगा, 700. मतलब 175 इंटू 4, ताई तो हाँ मैम. Yes, ma'am. ठीक है, सही है। 175 इंटू 4, ये डिटेल्स में लिख लेते हैं। 175 इंटू 4, ये हो गया मिनिमम यूसेज, और मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है, बस देख के लिखना है। कहाँ गया मिनिमम लीड टाइम, कौन सा कॉलम है, ये वाला 3, ठीक है, ये 3, ये वाला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके थोड़ा बताओ कितना आ रहा है। डायरेक्ट आंसर बताने से चलेगी। कर रहे हो कोई कैलकुलेट, ये तो होता है, हाँ बोलो। 650. 7652, ठीक है, 7650 सही आया। अच्छा, और थर्ड नंबर में बोला है रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। तो सी का ROL का मतलब क्या हो जाएगा मैक्स यूटी, ठीक है, मैक्स यूटी, ठीक है। अब बताओ सी का मैक्सिमम यूसेज कितना होगा। अब हम और कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ से देख के बताना है। अभी तो इतना बार सिखाया, 2-3 जगह। कितना, 1350. मतलब कितना कितना मल्टीप्लाई करके, 225 into 6. हाँ 225 इंटू 6 होगा। आप करने से जितना आएगा उतना, मैंने देखा नहीं कितना आएगा, तो 225 इंटू 6 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग 225 यूनिट बनाते हैं, सी का यूज 1 केजी के लिए 6 यूनिट है, इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लीड टाइम सी का कितना है, ये कॉलम देखने से पता चलेगा, 4 है, ठीक है। तो इंटू 4, अब बता दो कितना होगा, लिख लेते हैं। 5400. अच्छा, 5400, ये सब लेकिन यूनिट यूनिट लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख के आने से कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, अब निकालेंगे एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ
ए। तो दो तरीके से निकलेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो ए का मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है, मिनिमम तो पता नहीं और मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोगों ने निकाला। देखो मिनिमम फिर से निकालना पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल है 4000 दीजिए और मैक्सिमम नहीं पता है, ठीक है निकालना पड़ेगा। और एक तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लेंगे, मैक्सिमम वाला एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, और एक तरीके से निकाल सकते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल और एक फॉर्मूला था ना प्लस हाफ इंटू ईओक्यू, ये निकल जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है 4000 हाफ और ईओक्यू, ईओक्यू था इसका 10000, ईओक्यू मतलब आरओक्यू, मैंने तब गलती से लिखा था ना तो मुझे याद रह गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 5000 यानी कि 9000। बट इस प्रोसेस से निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, मैक्स स्टॉक लेवल ऑफ ए, ठीक है ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पर स्टार देके निकाल देते हैं नीचे, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, स्टॉक लेवल ऑफ ए, ठीक है। तो ये कितना होगा, आर ओ एल होता है प्लस आर ओ क्यू होता है माइनस मीन यूटी होता है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल कितना है ए का, रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में है 8000, आर ओ क्यू देखेंगे कितना है, आर ओ क्यू था 10000, ठीक है, माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम यूसेज कितना होगा 175 इंटू 10, 175 इंटू 10, थोड़ा तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दो। और मिनिमम लीड टाइम है मेरा 1, तो बताओ कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करके, तो ये वहां पुट करके आंसर निकाल देंगे। ये तो 18 हुआ और 1750, 18,000 माइनस 1750, सॉरी 8000 कितना होगा, आर ओ एल कितना होगा, 16250 कितना 16250 16250, शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, 16250 तो नहीं, कितना 9050 होगा। ये क्या 800 होगा, नहीं 8000 ही तो, ऐसे ही तो लिखा है। अच्छा तो एक बार बोलो तो कितना आ रहा है, 18,000 माइनस 1750 होगा, 18,000 माइनस 1750। अच्छा 16250 आ रहा है, अच्छा ठीक है तब ठीक है, मेरा कुछ गलत कैलकुलेशन हो रहा था ओरली, ठीक है 16250। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, 16250 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, वही आंसर है, मतलब 2250 डिवाइडेड बाई 2, 10,125. 10,125, तो ये आंसर होगा एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। इस फॉर्मूले से करेंगे तो इतना, इस फॉर्मूले से करेंगे तो इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी जाके ये हम लोग कर पाएंगे। 5th नंबर हो गया था, यहाँ से 6th नंबर ट्राई किया जा सकता है, 6th नंबर एज इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, बस एक ही और क्वेश्चन बचा है इस टॉपिक पे 6th नंबर, तो ये एक बार ट्राई करके देखा जा सकता है, बाकी हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। बाय।